भागकर बाहर फील्ड में पहुंचे तो सामने से ऋषभ आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी और ना ही कोई उदासी। वह बस शांत सा, पहले से थोड़ा थका हुआ, गंभीर मुद्रा में चलता चला जा रहा था। मंजीत और देव उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, यह ठीक है भी या नहीं। दोनों अब ऋषभ की ओर बढ़ चले, लेकिन ऋषभ का ध्यान कहीं और था, या फिर वह इस वक्त उनसे मिलना नहीं चाहता था। उसने उनकी ओर देखा तक नहीं और दूर से ही रास्ता बदल लिया। मंजीत ने उसे पुकारना चाहा कि देव ने उसे रोक लिया। जाने दे उसे, लौटकर तो अपने कमरे में ही आएगा ना, तब वह बात कर लेंगे। मंजीत, लेकिन तब तक तो। देव, जब महीने भर से ज़्यादा इंतज़ार किया है तो थोड़ा और सही। मंजीत उदास सा बोला, पता नहीं, इसके चेहरे से भी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि यह ठीक है या नहीं। यह कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया। देव, वह भला हमसे नाराज़ क्यों होगा? हो सकता है कि इसे कुछ काम आ गया हो, क्योंकि इसने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। मतलब इसे पता ही नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं। फिर इग्नोर करने वाली बात आई कहाँ से? चल फटाफट से अपना सारा काम खत्म करते हैं, फिर आकर आराम से ऋषभ से मिलेंगे। शाम को दोनों अब अपने काम से फ्री होकर ऋषभ के कमरे में आए तो देखा कि ऋषभ वहाँ नहीं था। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर यह गया कहाँ, कहीं यह बाबा के कमरे में तो नहीं है। दोनों अब जल्दी से रॉय सर के कमरे में आए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों कमरे के अंदर आए तो देखा कि ऋषभ बाबा की अलमारी से उनका सामान निकालकर एक बैग में डाल रहा था। दोनों चुपचाप से उसे देखने लगे, जो कि शांत सा अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसका ध्यान उन दोनों की तरफ गया। काम करते करते उसने मुस्कुराकर एक बार उनकी ओर देखा। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आकर बैठो। दोनों अब उसके पास आ खड़े हुए। देव, तुम ठीक हो ना? ऋषभ ने देव की तरफ देखा। क्यों, क्या मैं तुझे ठीक नहीं लग रहा? देव, नहीं, वह बात नहीं है। दरअसल हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो बस जानना चाहता था कि। मंजीत ने उसकी बात काट दी। तूने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा था? जानता है कितना मुश्किल हो गया था तेरा इंतज़ार करना। कहते हुए वह आगे बढ़ा और ऋषभ के गले लग गया। ऋषभ कुछ देर तो शांत सा खड़ा रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, पर तेरे साथ तो देव था ना, फिर भला मुश्किल कैसे रहा? मंजीत अब ऋषभ से अलग हो उसे देखने लगा। ऋषभ, तुम दोनों तो यहाँ साथ साथ थे, पर मैं तो इतनी दूर अकेला था इतने दिनों से। सोच मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। देव मंजीत नम आंखों से ऋषभ को देखने लगे। वह वापस अपने काम में लग गया था। देव, मंजीत और मैं साथ जरूर थे, पर एक इंसान की जगह दूसरा इंसान थोड़ी ही ले सकता है। ऋषभ खामोश सा काम में ही व्यस्त रहा। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। देव ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। और एक बात याद रखना कि तू अकेला था, लेकिन अब हम तुझे कभी अकेला नहीं होने देंगे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि कुछ ही पलों में ऋषभ हंस पड़ा। तुम लोगों को ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह ड्रामा बंद करो। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है और मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। समझ चुका हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हमेशा साथ नहीं रहता। एक ना एक दिन सबको अलग होना पड़ता है। मंजीत और देव ने एक दूसरे को उदास सा देखा। देव ने खुद को संभाला और बोला, मैं मदद करता हूँ तेरी, रॉय सर का सामान पैक करने में। उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, दूर रहो तुम लोग इससे। देव और मंजीत हैरान से उसे देखते रह गए। मंजीत, लेकिन देव तो। ऋषभ, जानता हूँ मदद करना चाहता था, पर मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाबा की चीज़ों को मेरे अलावा कोई और भी छुए। देव, सॉरी, मैं समझ सकता हूँ। ऋषभ ने अब अपने बाबा का बैग पैक किया और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मंजीत, इसे क्या हुआ? यह पहले तो ऐसा नहीं था। देव, वक्त सब कुछ बदल देता है। जैसे मुझे बदल दिया था, वैसे ही शायद अब ऋषभ को भी। वह अपने बाबा को तो खो चुका है, लेकिन शायद अब उनकी चीज़ों में ही उसकी जान अटकी पड़ी है। मंजीत, सही कहा। तभी ऋषभ वापस आया। चलो भी, या यहीं खड़े रामायण पढ़ते रहोगे? देव और मंजीत उसके साथ कमरे से बाहर निकले
और ऋषभ के कमरे की तरफ बढ़ गए। देव, ऋषभ एक बात पूछूं? ऋषभ, पूछ। देव, इतने दिन कहाँ था? ऋषभ यह सुनकर मुस्कुरा उठा। तुम दोनों की यादों में। देव और मंजीत उसे एकटक देख रहे थे। ऋषभ, तो क्या करूं? तुम दोनों सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो। वह अपने कमरे में आया और बाबा का बैग एक ओर रखकर सोफे पर बैठ गया। देव और मंजीत उसके पास बैठ गए। मंजीत, बता ना, कहाँ था? ऋषभ, लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अरे कैसे दोस्त हो, इतने दिनों बाद आया हूँ और मुझे खुश करने की जगह मेरे जख्मों को कुरेद रहे हो। देव, सॉरी, वो तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया था। ऋषभ गंभीर होकर बोला, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। माँ के जाने के बाद मैं लगभग टूट सा गया था, लेकिन बाबा की वजह से फिर से खुद को जैसे तैसे संभाला और जीने की कोशिश ही कर रहा था। पर मुझे क्या पता था कि बाबा भी बीच सफ़र में मेरा साथ छोड़ देंगे। मेरे पास अब कोई वजह ही नहीं थी जीने की। सोचा कि खुद को ख़त्म कर दूं या फिर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं, जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। सोचा कि 1 महीने की छुट्टी के दौरान ही ऐसा गायब हो जाऊंगा कि आर्मी वाले मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैंने अपना बैग पैक करना शुरू ही किया था कि तभी मेरी नज़र मेरी वर्दी पर पड़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीने की एक आखिरी वजह तो अभी भी बाकी है, मेरी वर्दी, मेरी आर्मी जो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो बस मैंने अपना प्लान चेंज किया और वापस लौट आया। देव और मंजीत बड़ी गंभीरता से उसे सुन रहे थे। ऋषभ, क्या हुआ? तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना कि मैं कहीं सच में सुसाइड कर लेता या फिर कहीं सच में भाग जाता तो? मंजीत, ऐसी बात पर भला किसे दुख नहीं होगा? कैसी बात कर रहा है तू? ऋषभ ने अब एक चाकू अपनी जेब से निकाला। वैसे मेरा सुसाइड करने का प्लान अभी बदला नहीं है पूरी तरह से। क्या पता किसी दिन मेरा दिमाग घूम जाए और मैं सुसाइड करना चाहूँ तो यह चाकू उस वक्त मेरे काम आएगा। इसलिए इसे हर वक्त अपने साथ लेकर घूमता हूँ। देव और मंजीत हैरानी से कभी एक दूसरे को तो कभी ऋषभ को देखते। मंजीत ने आगे बढ़ एक ही झटके में ऋषभ के हाथ से वो चाकू छीन लिया। पागल हो गया है तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? ऋषभ जोर से हंस पड़ा। नहीं, तुम दोनों पागल हो और यह चाकू भी नकली है। तुम लोग जैसे पहले रहते थे मेरे साथ वैसे ही रहो ना। यह एक्स्ट्रा केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा नहीं हूँ मैं और ना ही इतना कमज़ोर कि टूट कर बिखर जाऊँ। गिर कर संभलना सीख लिया है मैंने। तो यह सब छोड़ो और बताओ कि सगाई का प्रोग्राम कैसा रहा? घर में सब कैसे हैं? माँ, मौली, रोहन और वो तुम्हारी लड़ाकू दोस्त तारा? देव, सब अच्छे हैं, पर घर पर एक बार बात कर लेना। सभी तेरे लिए बहुत परेशान हैं। ऋषभ, कर लूँगा कल, अभी थोड़ा आराम करूँगा, थक गया हूँ। मंजीत ने उसे सगाई वाले दिन की सारी बातें बताईं। देव, ठीक है, अभी तू आराम कर ले, हम दोनों चलते हैं, बाद में मिलेंगे। देव और मंजीत अब उठकर कमरे से निकले थे कि ऋषभ ने उन्हें रोका, तो दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। ऋषभ, अपने सवाल का जवाब तो लेते जाओ। दरअसल मैं कहीं नहीं गया था, बस मन को शांत करने के लिए घूमने निकल गया था और एक बार अपने घर भी गया था, क्योंकि बाबा ने कहा था मुझसे कि एक बार घर को देख लेना। अब उनकी हर इच्छा को पूरी करना मेरा काम है। खुश? मिल गया जवाब। मंजीत, हाँ। ऋषभ, तो जाओ फिर। देव, ठीक है, हम चलते हैं। दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। मंजीत और देव मंजीत के कमरे में आकर बैठ गए। मंजीत, क्या यार, हम तो खामखा परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कैसे सामना करेंगे ऋषभ का, क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे संभालेंगे इसे। पर यह तो बहुत स्ट्रांग निकला, खुद को पूरी तरह संभाल कर आया है और यह तो हंस भी रहा है। चलो अच्छा है, वरना इसे दुखी देखकर हम भी दुखी हो जाते और इसे संभालना मुश्किल होता। देव चुपचाप मंजीत की बातें सुन रहा था। मंजीत, और तूने देखा कैसे पागलों की तरह बातें कर रहा था कि सुसाइड कर लूँ, भाग जाऊंगा और भी पता नहीं क्या क्या। देव ने गंभीरता से मंजीत की तरफ देखा तो वह चुप हो गया। देव, एक वह कम है हमें पागल बनाने को जो अब तू शुरू हो गया। यह बात तू भी बहुत अच्छे से जानता है और मैं भी, कि वह बस हम लोगों के सामने अच्छा होने का नाटक कर रहा था। कोई खुश नहीं है वह, और ना ही हंस रहा था। वह सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा था कि हम उसकी चिंता ना करें। मंजीत उदास हो गया।
सही कहा तूने। सच तो यह है कि वह आज भी वहीं रुका हुआ है जहाँ बाबा की मौत वाले दिन रुका था। तूने देखा ना कैसे रॉय सर वाली बात पर हंसी में टाल दिया। देव, मुझे लगता है कि उसे कुछ वक्त और देना चाहिए। जब उसे खुद को सही लगेगा तो वह हमसे आकर अपना दर्द बांट लेगा। मंजीत, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें उसके इंतज़ार में? देव, मैंने ऐसा कब कहा कि हम इंतज़ार ही करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे पहले जैसा ऋषभ बनाने की। मंजीत, तो मैं एक काम करता हूँ, जाकर उसे 2-4 अच्छे अच्छे से चुटकुले सुना देता हूँ। वह ज़रूर हंस जाएगा। देव, कैसे खुश हो जाएगा? अबे पागल इंसान, इस वक्त जाकर उसे अपने सड़े गले जोक सुनाएगा ना तो वो तुझे जान से मार देगा। मंजीत, तो क्या करें? देव, फिलहाल तो कुछ नहीं, बस उसे अकेले नहीं छोड़ना है। हर वक्त हमारे साथ रहेगा तो बाबा की तरफ ध्यान थोड़ा कम जाएगा। मंजीत, हाँ यह बात सही है, पर तू पहले सबको बता दे कि ऋषभ वापस आ गया है। देव ने घर पर साहिबा और मौली को फ़ोन कर बता दिया कि ऋषभ वापस आ गया है। यह खबर सुनकर सभी लोग खुश हो गए। ऋषभ कमरे में माँ बाबा की तस्वीर दीवार पर लगा उन्हें देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। ऋषभ ने देखा कि मौली का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो मौली, कैसे हो? कब आए? तुम ठीक तो हो ना? और इतने दिनों तक बात क्यों नहीं की किसी से? पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। सच्ची ऋषभ, तुम्हारे बिना हम लोग बहुत उदास हो गए थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितनी याद आ रही थी हम सबको तुम्हारी। ऋषभ, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। मौली, जानती हूँ, पूरा भरोसा है तुम पर। ऋषभ और मौली अभी बात कर ही रहे थे कि साहिबा का फ़ोन आने लगा। ऋषभ, मौली, साहिबा भाभी का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ऋषभ ने मौली का फ़ोन काट भाभी का फ़ोन उठाया। वह अब उनसे बातें करने लगा। उनसे बातें करते हुए उसे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रोहन का फ़ोन आने लगा। ऋषभ ने अब साहिबा से कहा कि वह उससे बाद में बात करेगा। उसने रोहन से बात करना शुरू किया कि थोड़ी देर में मंजीत का फ़ोन आने लगा। ऋषभ, रोहन, मैं बाद में बात करता हूँ, मंजीत फ़ोन कर रहा है। ऋषभ ने अब रोहन का फ़ोन काट मंजीत का फ़ोन उठाया। क्या हुआ, अभी तो मिल। वह अभी कुछ और कहता कि चुप हो गया। उसे याद आया कि मंजीत तो यहीं पर है, फिर वह फ़ोन क्यों कर रहा है। तभी पीछे से देव और मंजीत के हंसने की आवाज़ आई। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों दरवाजे पर खड़े हंस रहे थे। ऋषभ, तुम दोनों यहाँ हो तो फिर मंजीत, तू मुझे फ़ोन क्यों कर रहा था? मंजीत, अरे आप बड़े लोग हैं, हम जैसे छोटे लोगों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। हम तो कब से यहाँ दरवाजे पर खड़े आपके फ़ोन बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फ़ोन है कि बार बार आए ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट बात तो हो नहीं पा रही, क्यों ना मैं भी फ़ोन पर बात कर लूँ। क्या बात है, वैसे तू तो बहुत फेमस हो गया है, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। देखना तू, अब माँ का फ़ोन आएगा। ऋषभ कुछ कहता कि उसका फ़ोन बज उठा। मंजीत, देख ले, आ गया ना माँ का फ़ोन। ऋषभ ने देखा तो माँ का ही फ़ोन था। उसने हैरानी से मंजीत की ओर देखा। तुझे कैसे पता कि माँ का फ़ोन आने वाला है? यह सुनते ही देव ने अपना सिर पीट लिया। इस बैल बुद्धि से तो कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। ऋषभ उसकी यह हरकत देख मुस्कुरा उठा। ओह, तो यह फ़ोन करने वाला प्लान तुम्हारा था। तभी एक के बाद एक फ़ोन आ रहे हैं। अब मंजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं, वह तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। ऋषभ, हाँ सब समझ रहा हूँ कि तुम दोनों का प्लान था मुझे परेशान करने का। देव, हाँ, और मंजीत की वजह से यह सब बिगड़ भी गया। ऋषभ, तुम दोनों आते ही शुरू हो गए। अगर मैं शुरू हुआ ना तो फिर तुम पर भारी पड़ेगा। चलो भागो यहाँ से, सो जाओ और मुझे सोने दो। देव मंजीत आपस में लड़ते हुए वहाँ से चले गए। ऋषभ कुछ देर तक यूं ही चुपचाप खड़ा रहा, फिर जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और दर्द साफ साफ नजर आने लगा। वह थका हुआ सा बिस्तर पर आ बैठा। गलत कहते हैं लोग कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, जख्म बढ़ जाते हैं, पर सच तो यह है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ नासूर बन जाते हैं और जिनका कोई इलाज नहीं होता। बस दर्द हर वक्त बढ़ता ही जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं आखिर कब तक इस दर्द के साथ जीना होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरी सांस तक लड़ूंगा और जीत कर रहूंगा। जब तक मैं खुद ना चाहूँ
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे तोड़ सके। खुद को मजबूत बनाकर आया था कि लेकिन इन दोनों के सामने आते ही कमज़ोर पड़ गया। मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसने अब अपने आंसुओं को पोंछा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद आ ही नहीं रही थी। उस रात में देव मंजीत एक साथ सो रहे थे। ऋषभ वहाँ कमरे में आया और उन्हें सोते हुए देखकर उनके पास बैठ गया। आई एम सॉरी, जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं था। वह कुछ देर बैठा उन्हें देखता रहा। वह अब उठकर ऊपर टेरेस पर जाकर अकेला खड़ा हो गया। उस काली रात की तरह उसे अपनी ज़िंदगी भी काली ही नज़र आ रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही था, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। वह किसी गहरी सोच में डूबा खड़ा था। थोड़ी देर में वहाँ देव आया। उसने ऋषभ को यूँ देखा तो आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रखा। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो देव को वहाँ देखकर चौंक गया। तू तू तो सो रहा था ना? देव, किसने कहा कि मैं सो रहा था? क्या सिर्फ तू ही नाटक करना जानता है? मैं सब समझता हूँ। ऋषभ, नाटक? मैंने कौन सा नाटक किया? देव, खुश होने का नाटक। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। मैंने वो नहीं देखा जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे कि तुम बहुत खुश हो। मैंने तो बस सच देखा है। तुम्हारा दर्द समझता हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा। कबीर के जाने के बाद मैं भी बुरी तरह टूट गया था। बहुत मुश्किल से संभाल पाया हूँ खुद को, क्योंकि अपनी वजह से मैं औरों को तकलीफ नहीं देना चाहता। देव की आंखों में अब आंसू थे। ऋषभ, कमाल है, इतने वक्त बाद भी तुम कबीर का जिक्र करते वक्त अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं सकते और मुझसे कह रहे हो कि संभाल लो। देव ऋषभ को शांत सा देखने लगा। ऋषभ, तूने खुद को संभाला क्योंकि तेरे पीछे तेरी फैमिली है, पर मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं। फिर किसके लिए संभालूं खुद को? देव, दोबारा ऐसा नहीं कहना। खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं हूँ, मंजीत है, माँ, रोहन, मौली, तारा सब हैं। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ऋषभ यह सुनकर मुस्कुरा दिया। जानता था कि तू यही कहेगा, पर पता नहीं कभी इस सब से निकल पाऊंगा भी या नहीं। अब मैं बस अपने काम से मतलब रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब और नहीं होगा मुझसे। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। देव, फैसला? कैसा फैसला? ऋषभ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। मैं कल अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह करवाने के लिए सीनियर अथॉरिटी से बात करने वाला हूँ। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जा। मैं भी कोशिश करता हूँ सोने की। कहते हुए वह आगे बढ़ चला। देव अविश्वास से ऋषभ को देख रहा था।